नमस्कार दोस्तों, मैं सहस्त्र अकादमी की ओर से हसनैन रज़ा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पेपर 7 के भाग दो का अंकवार विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ 2 टॉपिक है ना, पहला टॉपिक और इस सिलेबस का अंतिम टॉपिक संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन तथा खेल एवं प्रतियोगिताओं से है ना, लगभग 50% 50 मार्क्स का ये पेपर है। इसका 50% मतलब 25 मार्क्स के अराउंड सिर्फ इन 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीजीपीएससी की तरह, है ना। तो आज मैं आसान भाषा में और बेहतरीन कंटेंट के साथ, यकीन मानिए इससे पहले इतना कंटेंट आपने इसका नहीं पढ़ा होगा और मैं फॉर श्योर हूं, है ना, कि इसके बाहर सीजीपीएससी का क्वेश्चन आने वाले 2021 के मेंस में नहीं आएगा, है ना। तो अब हम अपना अध्ययन करना चालू करते हैं। तो सर्वप्रथम इसकी हमारी पढ़ने की आज योजना क्या होगी, इस पर अगर चर्चा किया जाए तो सर्वप्रथम हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पृष्ठभूमि को देखेंगे। इस संयुक्त राष्ट्र का संघ का उदय कैसे हुआ है ना, इसका परिचय देखेंगे, है ना। यूएन का चार्टर क्या होता है, इस चीज को देखेंगे। इसके उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे, सिद्धांत इसके क्या है, इसकी सदस्यता, इसके सदस्य कौन है और इसकी सदस्यता कैसे ली जाती है, कैसे ली जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद इसके महासचिव के बारे में देखेंगे, है ना, कि महासचिव कौन है अभी, है ना, इसका क्या दायित्व है ना। इसके बाद इसके अंगों पर चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर चर्चा की जाए, है ना, तो यूएन पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का ये द्वितीय प्रयास था। तो सवाल उठता है कि प्रथम प्रयास क्या था फिर। तो प्रथम प्रयास था हमारा लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, है ना, तो सबसे बड़ा इसका कारण ये था कि विश्व में देशों के मध्य मतलब राष्ट्रों के मध्य एक मध्यस्थता स्थापित करने वाले संगठन का अभाव है। इस तारतम्य में 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, है ना, जो कि असफल रहा, है ना। असफल क्यों रहा? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध होना इसकी असफलता का बखान करता है ना। इसके बाद तो फिर से एक प्रभावी संगठन स्थापित करने के लिए यूएन की स्थापना की गई थी, है ना। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, है ना। इसकी प्रमुख तिथियां हैं ये। पृष्ठभूमि में अगर आप अपने आंसर में ये सब तिथियों को ऐड करेंगे तो वो आपका आंसर और भी ज्यादा प्रभावी लगेगा और बाकी लोगों से थोड़ा सा हटके लगेगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी, है ना। तो सर्वप्रथम इसका जो संगठित प्रयास हुआ था, किसका, यूएन को स्थापित करने का जो प्रथम संगठित प्रयास हुआ था वो 12 जून 1941 को हुआ था, है ना। सेंट जेम्स पैलेस में, लंदन में है ये, है ना। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के कुछ राष्ट्रों ने बैठ करके, है ना, सम्मेलन किया था। इसके बाद 14 अगस्त 1942 को अटलांटा चार्टर। अब ये डेट महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इसमें ब्रिटेन और अमेरिका के मुखिया ने, है ना, मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने और यूएस के प्रेसिडेंट ने बैठकर, है ना, सर्वप्रथम इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी कि संयुक्त राष्ट्र नाम का कोई एक संगठन होना चाहिए जो जब देशों के मध्य सामंजस्य स्थापित ना हो तो प्रभावी रूप से उनके मध्य मध्यस्थता स्थापित कर सके, है ना। इसके बाद 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में सम्मेलन हुआ। इसमें 26 राष्ट्रों ने इसमें हस्ताक्षर किया, है ना, मतलब 26 राष्ट्र यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने हस्ताक्षर किया। इसमें भारत शामिल था, ठीक है, इसमें भारत शामिल था। इसके बाद अक्टूबर 1943, जनवरी 1943 और अक्टूबर 1943, जनवरी 1943 में मॉस्को और तेहरान का सम्मेलन हुआ, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना। 26 जून 1945 को ये इंपॉर्टेंट है। 26 जून 1945 को 50 देशों ने अंतिम हस्ताक्षर किया और 24 अक्टूबर 1945 को औपचारिक रूप से किसकी शुरुआत हुई? संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत हुई, है ना। तो ये हुई इसकी पृष्ठभूमि, है ना। पृष्ठभूमि के बाद हम इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं, है ना।
तो चूंकि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, है ना, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है ना। अब इसका कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका कार्यालय की स्थापना की गई है। और आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो इसके बैकग्राउंड में, है ना, बैकग्राउंड में ये थोड़ा सा बस दिख रहा है यहाँ पे, ये बैकग्राउंड में इसका ये मुख्यालय है जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में उपस्थित है ना, मतलब स्थित है। अब इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 195 है ना। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका प्रतीक चिन्ह, है ना, ये जैतून की 2 शाखाएं हैं, जैतून पेड़ की 2 शाखाएं हैं, है ना। और ये जो फोटो ली गई है ना, ये उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित विश्व का ये मानचित्र है, उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित विश्व का मानचित्र, जो 2 जैतून शाखाओं के बीच में, है ना, ये इसका लोगो को अपनाया गया है ना। अब देखिए इसकी आधिकारिक भाषा, तो इसकी आधिकारिक भाषा 2019 पीएससी का ये क्वेश्चन था, है ना, मेंस में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है ना। तो इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, ये गलत लिखा गया थोड़ा, ये स्पेनिश है ये, है ना, स्पेनिश, इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अब इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, है ना, किसी भी संगठन को अपनी कार्यवाहियों को करने के लिए एक मसौदे की जरूरत होती है, एक दस्तावेज की जरूरत होती है ना, जिससे वो क्या कर सके, अपने कार्यों को अंजाम दे सके, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर वही चीज है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर क्या है कि ये इसका संवैधानिक उपकरण है ना। ये क्या सुनिश्चित करता है, तो ये सुनिश्चित करता है दायित्वों को सदस्य राष्ट्र को दायित्व कि उनको क्या करना है, मतलब डूज और डोंट्स, ये चार्टर उसका बताता है ना। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में उसके उद्देश्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, मतलब वो किस हिसाब से काम करेगा, ये इस चार्टर जो है, ये चार्टर में उसकी व्याख्या की गई है, जिसको अपन आगे स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, है ना। अब संयुक्त राष्ट्र का चार्टर चूंकि एक संवैधानिक उपकरण है ना, तो संविधान में संशोधन जैसे भारत में होता है, वैसे इसके चार्टर में भी संशोधन होता है ना। इसके चार्टर को संशोधित कौन करेगा, फिर महासभा, जिसको अपन आम सभा भी बोलते हैं। तो सवाल उठता है कि महासभा क्या है फिर, है ना। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। संयुक्त राष्ट्र के सहयोगी जो अंग है ना, उसमें महासभा पहला अंग है उसका। तो महासभा और सुरक्षा परिषद, है ना, ये दोनों मिलकर के इसमें संशोधन करते हैं, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके उद्देश्य। तो संयुक्त राष्ट्र के क्या क्या उद्देश्य है। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र क्या उद्देश्य है, लिखिए, है ना। अब ये आपके वैल्यू एडिशन में काम आएगी, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है ना। तो संयुक्त राष्ट्र की इसमें क्या भूमिका बनती है ना। तो आप उसके उद्देश्यों को अगर जानते रहेंगे तो आप आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे कि उसके उद्देश्य क्या थे, है ना, और उसने किस हद तक के उसको फॉलो किया है ना, उसको फुलफिल किया है, और कहां पर वो असफल रहा है इस चीज में, जिसका परिणाम अपन देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है ना। चलो, तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र का पहला उद्देश्य है क्या कि विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, है ना, और उसके सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा करना। ठीक है, ये हुआ। अब अगर राष्ट्रों में, मतलब सदस्य राष्ट्रों या फिर अन्य राष्ट्रों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, किसी भी प्रकार का विवाद, है ना, तो उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, उनका निपटारा करना शांतिपूर्ण ढंग से। शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने का मतलब ये है कि उनके मध्य ये मध्यस्थता करता है कि कैसे वो मामला जो है शांति से निपट जाए। जैसे कि जब आज़ादी के बाद पाकिस्तानी मतलब कबीलों ने जब हमारे जम्मू कश्मीर में अटैक किया था, है ना, जम्मू कश्मीर की उत्तर पश्चिम की तरफ अटैक किया था, तो संयुक्त राष्ट्र ने बोला था कि सीज फायर, मतलब उसका आदेश दिया था कि जहां पर जो सेना पहुंच चुकी है वहां पर वो रुक जाए। इसलिए आज पीओके बना हुआ है ना। तो वो मध्यस्थता थी किसकी, यूएन की, जिसके कारण वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो वॉर चला था वो रुक गया, है ना। ऐसे मध्यस्थता करता है वो। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि आर्थिक, सामाजिक, मानवीय संकटों के समाधान में सहायता, है ना। तो अब ये कैसे करेगा वो,
तो मान लो कि किसी देश की वित्तीय स्थिति खराब है ना, वहां पर सामाजिक संकट उत्पन्न हो गया, या फिर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है ना, या फिर मानवीय समस्या वहां पर उत्पन्न हो रही है, तो उनके मध्य भी वो मध्यस्थता, और उसके बाद वो अपनी मध्यस्थता मतलब वहां पर जाता है और बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है इससे निपटने का, उसको वो सुझाता है उस संबंधित राष्ट्र को। इसके बाद 5वां, मानवाधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता की सुरक्षा। तो ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है ये कि मानवाधिकारों की सुरक्षा की जाए, है ना, और जो राइट टू लिबर्टी है पूरे विश्व में वो प्रदान किया जाए। चलो अब आगे इसके सिद्धांतों पर चर्चा की जाएगी। अच्छा, उससे पहले जो मैं इसके पहले की स्लाइड में मैंने इसके चार्टर का उल्लेख किया था, तो उसके चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्यों के बारे में बताया गया है ना। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत, ये अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन किया गया है ना। अब संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत क्या होंगे, तो उद्देश्य और सिद्धांत में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसके उद्देश्य अलग कैसे और इसके सिद्धांत अलग कैसे हैं। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि वो किस रास्ते पर चल के अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा, उसको अपन बोलते हैं सिद्धांत, है ना। चलो, तो सदस्य राष्ट्रों के मध्य समानता और संप्रभुता, ठीक है, वो यूएन ये हर संभव कोशिश करेगा कि उनके मध्य जो उसके सदस्य राष्ट्र है उनके मध्य वो समानता का व्यवहार स्थापित कर सके। उनकी संप्रभुता मतलब वो निर्णय लेने के लिए जो स्वतंत्र है ना, उस पर बाधा उत्पन्न वो नहीं करेगा यूएन जो है। सेकंड पॉइंट में उसको और अच्छे से क्लियर किया गया कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब अगर सदस्य राष्ट्रों के मध्य कोई ऐसा मामला उत्पन्न हो जाता है ना, तो वो उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि ये जो मामला है वो शांतिपूर्ण ढंग से वही राष्ट्र संप्रभुता के साथ मतलब खुद निर्णय लेकर के उसको सॉल्व कर ले। इसके बाद विवादों का निपटान शांतिपूर्ण ढंग से, जो कि उसका उद्देश्य भी है ना। अब चौथा, उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्यों पर मनाही। देखो, इसके जस्ट पहले मैंने उद्देश्य बताए थे क्या, कि विवादों का शांतिपूर्ण निपटान करेगा, वो शांति और सुरक्षा बनाकर रखेगा, है ना। ये एक्चुअली एक आशा की जाती है, यूएन के सदस्य राष्ट्रों से आशा की जाती है कि वो उद्देश्यों के प्रतिकूल मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे करके, है ना। ये है। अब ये सारे थे सदस्यों के लिए। अब जो गैर सदस्य है ना, उनसे संयुक्त राष्ट्र ये अपेक्षा करता है कि वो हर संभव सहायता यूएन के सदस्य राष्ट्रों से मतलब हर संभव सहायता वो यूएन की करेगा, किसमें, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, जो उसके सदस्य नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, अब मैंने बताया था स्लाइड सेकंड में कि इसके कितने देश हैं, इसके जो सदस्य राष्ट्र है वो कितने हैं, वो वर्तमान में 195 इसके सदस्य हैं। अब ये जो 195 सदस्य हैं ना, ये दो प्रकार के हैं। एक जो संस्थापक सदस्यों में से थे, संस्थापक सदस्य कौन से, 50 सदस्य, है ना, जिन्होंने जून 26 जून 1945 को साइन किया था, है ना। और उसके बाद दूसरे टाइप के सदस्य जो सदस्यता यूएन की ग्रहण करना चाहते हैं, है ना, तो वो कैसे ग्रहण करेंगे, तो नए सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया, तो इसके अंदर ये दूसरे टाइप के सदस्य हैं, है ना, जो नए सदस्य जो शामिल होना चाहते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो आम सभा, है ना, आम सभा का 2/3 बहुमत होना चाहिए उसको शामिल करने के लिए। इसके बाद 15 सदस्य जो सुरक्षा परिषद के होते हैं, है ना, उसमें से 9 सदस्यों का अनिवार्य रूप से बहुमत होना चाहिए, है ना। अब ये जो 9 सदस्य है ना, ये जो 9 सदस्य है, इन 9 सदस्यों में से भी, है ना, जो स्थायी सदस्य है, अब स्थायी सदस्य कौन कौन है, जो यूएन के सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में हमारा यूएस, है ना, अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये उसके 5 स्थायी सदस्य हैं, किसके, सुरक्षा परिषद के। चलो, हम लोग आगे जब सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे तो मैं इसको और डिटेल से बताऊंगा, है ना, कि स्थायी सदस्य कौन है, अस्थायी सदस्य कौन होते हैं इसमें, है ना। चलो, तो ये इसके 2 प्रकार के सदस्य हुए। अब नेक्स्ट, यूएन का एक महासचिव होता है ना, जिसका कार्यकाल तो डिसाइडेड नहीं है कि वो इतने ही समय के लिए महासचिव रहेगा करके, है ना। फिर भी इसके जो पहले महासचिव थे वो त्रिग्वेली, इनका नाम था त्रिग्वेली, है ना, और ये नॉर्वे देश से थे,
अभी वर्तमान में ये जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, ये राइट साइड में आप देख सकते हैं इनको, है ना। ये पुर्तगाल से है ना। अब तक कुल जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि 90 है ये, तो 9 महासचिव इसमें रह चुके हैं। इनका मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इनका कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है ना, कितने भी समय तक ये रह सकते हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन, जो कि पहले टॉपिक का सेकंड पार्ट है ना, मतलब पहले टॉपिक का ये सब पार्ट है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। फिर भी इसका अपन नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके सहयोगी अंग है। अब ये पीएससी 2020 में पूछा था, पीएससी 2020 में इनका केवल नाम लिखने के लिए पूछ दिया था 2 मार्क्स में, है ना। चलो अब देखते हैं अपन। पहला महासभा या आम सभा, ये उसकी सबसे बड़ी सभा होती है, मतलब जो सदस्य देश होते हैं इसमें सर्वाधिक सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं, इसको आम सभा भी बोला जाता है। इसके बाद सुरक्षा परिषद, है ना। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, मैं बताऊंगा 2 टाइप के सदस्य होते हैं, एक स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य। स्थायी 5 होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं, है ना। ये सब के बारे में डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें 54 सदस्य होते हैं, है ना। बताऊंगा मैं 54 सदस्य कौन होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो में ये सब अपन कवर करेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हैग में है ना, ये उसका चौथा अंग है ना। इसके बाद सचिवालय, सचिवालय अब ये सचिवालय क्या है, तो सचिवालय एक ऐसा अंग है, मतलब कार्यकारी अंग है। महासभा में क्या कार्य हो रहे हैं, सुरक्षा परिषद में क्या कार्य हो रहे हैं, मतलब हर दिन के डेटा को ये कलेक्ट करता है ना, और उन सब चीज की निगरानी रखता है ये, है ना। तो कार्यकारी जो भाग है, तो कार्यकारी जो अंग है संयुक्त राष्ट्र का, वो सचिवालय है। तो इस प्रकार से हम आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।